हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हितेश जैन। आज हम गाउस के नियम की अगली एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और वो अगली एप्लीकेशन है समरूप आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश को हम खोखला गोला भी बोलते हैं के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वही गाउस का नियम अप्लाई करना है, वही कॉन्सेप्ट माइंड में सेट रखना है कि हमें मेनली सबसे पहली स्टेप हमारी ये है कि ई और डी ए की डायरेक्शन देखनी है, उनके बीच का एंगल देखना है और अगर हमारा गाउसियन पृष्ठ सतत है तो फिर उसे विविध रूप में तोड़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक 8 त्रिज्या का गोलीय कोश है, खोखला गोला है, जिस पर Q आवेश सतत रूप से वितरित है और इसके कारण से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो मेरे पास में अनडेफिनाइट कंडीशन है। अनडेफिनाइट कंडीशन क्या है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है। तो मेरे पास में 3 स्थान हैं जहां पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकता हूँ। कहाँ पर कि या तो बिंदु गोलीय पृष्ठ के बाहर हो, या बिंदु गोलीय पृष्ठ की सतह पर हो, या बिंदु गोलीय पृष्ठ के अंदर हो। तो मेरे पास में 3 स्थितियां हैं जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकता हूं मैं। तो इन 3 स्थितियों के बारे में हम यहां पर अध्ययन करते हैं। तो हम एक बार जनरल थ्योरी देखते हैं कि माना एक 8 त्रिज्या का गोलीय कोश है जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। इसके कारण से किसी r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये बिंदु P 3 स्थितियों पर स्थित हो सकता है। तो पहली स्थिति हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, अब इस डायग्राम में हम देखते हैं कि अगर बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो उसकी पोजीशन कैसी होगी। तो ये कोई पॉइंट P है इस जगह पे और इसकी यहां से डिस्टेंस है r, ठीक है। बिंदु P यहां पर है और यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो डेफिनेटली यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि इस रेडियस r के कंपैरिजन में ये स्मॉल r ज्यादा डिस्टेंस पे है, ज्यादा दूरी पे है। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं r ग्रेटर देन r। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर आपको ये कंडीशन नहीं दी जाती कि बाहर है, सतह पर है या अंदर है, आपको सिर्फ इतना सा दे देगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जब r ग्रेटर देन r हो। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि r ग्रेटर देन r का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बिंदु कहाँ स्थित है, गोले के बाहर। ओके, तो इस बिंदु P पर हमें गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा आवेश को परिबद्ध करने के लिए, जैसा कि हम करते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि गाउसीय पृष्ठ हमेशा आवेश की सममिति के आधार पर बनता है। तो यहाँ पर जो सममिति है वो हमें कैसी दिखाई दे रही है, गोलीय। तो गोलीय है तो हमें गाउसियन पृष्ठ भी कैसा बनाना पड़ेगा, गोलाकार। और गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बनाने के लिए किसी भी गोले के निर्माण के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। तो जो दूरी r है इस दूरी r को ही हम त्रिज्या मानेंगे और त्रिज्या मानकर r त्रिज्या के गोलाकार गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करें। ये 8 त्रिज्या का मैंने गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बना दिया, इसकी कल्पना हमने कर ली। तो एक तरह से हमारा एक काम ये गाउसियन पृष्ठ का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड थिंग क्या है कि हम इस बिंदु P पर एक अल्पांश की कल्पना करेंगे, एक अल्प क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे, जिसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं ds। क्या नाम दे देते हैं इसको, ds। एक अल्पांश क्षेत्रफल की हम इस जगह पर कल्पना करते हैं और यहाँ पर हमें अब क्या देखनी है, E और क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो E की दिशा देखने के लिए तो क्या करूंगा मैं, बताइए। बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे जिसके कारण से ये आवेश धनात्मक है, परीक्षण आवेश भी धनात्मक होगा। बल किधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर। तो क्षेत्र की दिशा भी किधर की ओर होगी, बाहर की ओर, ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश ds हमेशा सतह के लंबवत होता है, तो ds की दिशा भी किधर होगी, बाहर की ओर। That means इस कंडीशन में आपका E और ds दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया और पैरेलल हो गया तो थीटा एंगल कितना हो गया, 0। तो सिंपल सा केस लगाते हैं, गाउस का नियम सिंपल सा अप्लाई करते हैं। तो गाउस के नियम से E डॉट dA ds कर देते हैं, क्षेत्रफल हमने ds लिया इसलिए ds कर देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E ds cos ऑफ थीटा। समेशन q का मतलब टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कितना है q। तो ये q जो परिबद्ध है अपॉन एप्सिलॉन नॉट
तो ई डी एस cos 0, cos 0 क्यों है? क्योंकि E पैरेलल है ds के, इसलिए थीटा कितना है 0, ठीक है। तो ई डी एस cos 0 q बाय एप्सिलॉन नॉट, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो E आ गया बाहर, अंदर रहा ds इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है? अल्प क्षेत्रफल, इस अल्प क्षेत्रफल का संपूर्ण के सापेक्ष समाकलन होगा। तो ये कौन सी आकृति नजर आ रही है आपको? गोलाकार, और गोले का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, देन E इक्वल्स टू q अपॉन, इसको नीचे भेज दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। चाहे तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो E आउट, आउट का मतलब बाहर, बाहर की ओर दिखाने के लिए लिख सकते हैं इस चीज को, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया किस चीज के लिए? सतह के बाहर अगर बिंदु स्थित है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E आउट इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। इसको हम kq 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को kd लिख सकते हैं, तो kq अपॉन r स्क्वायर r कैप भी लिख सकते हैं। तो ये पहली स्थिति थी जब बिंदु P कहाँ स्थित है? बाहर। अब सेकंड केस हम लेते हैं जब बिंदु P कहाँ आ जाएगा? सतह पर। तो देखते हैं, देखिए इसमें अब ये बिंदु P उठ के कहां आ रहा है? सतह पर। सतह पर आने का मतलब ये बिंदु P आपका यहां आ गया, इस जगह। तो r आपकी डिस्टेंस बच गई, ठीक है। तो r आपकी डिस्टेंस बच गई, तो इस गॉसियन प्रश्न को हम यहां से हटा देते हैं। तो बिंदु P हो गया आपका, और ये Q, ठीक है। तो अब जब ये गोले की सतह पर स्थित हो, अगर बिंदु P गोले की सतह पर स्थित होता है तो ये स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं बन गई एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? r इक्वल्स टू r। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा समीकरण एक आई थी, एक अभी हमने जो प्रीवियस में निकाली थी आउट के लिए, क्या थी वो? E आउट इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। तो उस जगह पर स्मॉल r के प्लेस पे पुट स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R। स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख दो, तो ये क्या बन जाएगा? E सरफेस, E सतह k q या q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर r कैप, या फिर k q अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो ये तुम्हारे किसके लिए आ गया? सतह के लिए। तो ये ई सरफेस सीधा सा है, पॉइंट P पर ले जाकर यहां से हम सरफेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तीसरा और लास्ट पॉइंट इसका आता है जब बिंदु P कहां स्थित हो? गोले के अंदर। तो अब जब हम बिंदु P को गोले के अंदर ले जाएंगे, सतह की जगह कहां ले गए हम इसको? अंदर। ये यहां पर, ये यहां ले गए, यहां, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहां पर थर्ड पॉइंट, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। अब जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होगा तो ये जो डिस्टेंस r है, ये इस कैपिटल R से क्या हो जाएगी? छोटी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? r लेस देन r। ओके, तो अब जब हम अंदर की बात करते हैं तो एक बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे कि जब अंदर की बात करोगे तो पहले तो एक गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ये गाउसियन पृष्ठ बना दिया। जब आपने देखा कि गाउसियन पृष्ठ बनाया तो इसके अंदर परिबद्ध आवेश कितना है? 0। क्यों? क्योंकि टोटल आवेश तो सतह पर ही है, अंदर तो कोई आवेश ही नहीं, तो Q क्या हो गया तुम्हारा? 0। तो जब यहाँ पर हम बात करते हैं गाउस के नियम से, तो E डॉट ds इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन Q तुम्हारा जो परिबद्ध आवेश है वो कितना है? 0। तो 0 हो गया, तो E इनसाइड इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। यानी अंदर के कारण से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या रहेगा? शून्य रहेगा, ठीक है। तो E इनसाइड आपका यहाँ पर 0 हो गया। तो 3 कंडीशंस हमें मिल गई, और अब इन 3 कंडीशंस के बेस पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से, गाउस की एप्लीकेशंस में से डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसमें हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हर एप्लीकेशन में बताना है। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक ग्राफ प्लॉट करते हैं।
किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है हमें, E और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो E और R के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो तीन कंडीशंस हमारे पास में है। कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास में है, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, जब बिंदु P गोले की सतह पर हो और जब बिंदु P गोले के बाहर हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्राफ में, आराम से हमें सिर्फ एक्सप्रेशन के हिसाब से चलना है। ये R हो गया, ये E हो गया। अब सोचें कि अगर हम गोले के केंद्र से चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचेंगे, गोले के अंदर, फिर गोले की सतह पर और फिर गोले के बाहर। तो हम तीन कंडीशंस लेते हैं। ये ओरिजिन यानी गोले का केंद्र से चले तो ये आ गए हम अंदर, फिर यहाँ पर बीच में आए हम सतह पर और सबसे लास्ट में हम कहाँ चले गए, बाहर। सबसे लास्ट में हम बाहर आ गए, ठीक है। तो हमारे पास में तीन एक्सप्रेशन है, मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। E आउट क्या था, KQ बाय R स्क्वायर। E सरफेस क्या था, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। और E इनसाइड क्या था, 0, ठीक है। तो अब अगर ES की बात करते हैं, KQ बाय R स्क्वायर, कैपिटल R रेडियस है, तो सरफेस पर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होगी। क्यों होगी मैक्सिमम, क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उसकी सरफेस पर। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसके बाद में बाहर की अगर हम बात करते हैं तो बाहर कैसी होगी, वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बता रहा है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ से ये एक ग्राफ प्लॉट होगा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चला जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर्व हो गया आपका। और इधर वाला केस, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो आपका यहाँ पर E इनसाइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो आपका ये ग्राफ किसके लिए बना, गोलीय कोश या खोखले गोले के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।